बच्चों, क्लास 12th दीप प्रोजेक्ट के तहत 5 मॉडल सेट प्रत्येक विषय के निकाले गए थे, जिसमें से हम लोग भूगोल विषय के मॉडल सेट को देख रहे थे। ये मॉडल सेट 4 के प्रश्नों के उत्तर हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मॉडल सेट यहाँ 4 लिखा है, जिसका हम लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर आपका है लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लिया था फर्स्ट पार्ट के वीडियो में। ये सेकंड पार्ट का वीडियो है, जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर आप नए हैं और विभिन्न विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, अभी जो बहुत सारा जिला में प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है, जरूरी नहीं है कि इसी से क्वेश्चन आए, लेकिन ये फाइनल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो दुमका जिला में दीप प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा और डीसी महोदय द्वारा इसको विमोचन कराया गया है, जो पूरा दुमका जिला में चल रहा है। तो उसी को मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण के कारण उत्पन्न हुई पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में लिखे। तो शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बढ़ने से प्रदूषण बढ़ता है और अनियोजित विकास के कारण झुग्गी बस्तियां, यातायात की भीड़ और खुली जगहों की कमी जैसी समस्याएं पैदा होती है। भारत में नगरीकरण से उत्पन्न पर्यावरण संबंधी समस्या, तो वायु प्रदूषण पहला है समस्या। औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों के धुएं और बिजली उत्पादन से वायु प्रदूषण बढ़ता है। इससे वायु की गुणवत्ता खराब होती है और शहरी ताप द्वीप जैसी समस्याएं पैदा होती है। जल प्रदूषण, तो औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों के सीधे जल स्रोतों में छोड़े जाने से जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, शहरी क्षेत्रों में यातायात, निर्माण कार्य, औद्योगिक मशीनरी, लाउडस्पीकर और हॉर्न के कारण ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरीकरण से उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का प्रबंध एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कचरा निपटान के लिए पर्याप्त स्थान और सही तरीका उपलब्ध नहीं है। पांचवा है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, तो शहरी क्षेत्रों में पानी, ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत अधिक होता है। इसके परिणाम स्वरूप पीने के पानी की कमी और बिजली कटौती जैसी समस्याएं होती है। छठा है शहरी विस्तार और भीड़ भाड़, तो तेजी से शहरी विकास से हरित क्षेत्र, पार्क और खेल के मैदान जैसी खुली जगहों में कमी आती है, जिसके कारण शहरी क्षेत्रों में भीड़ भाड़, आवास की कमी और झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है। शहरी बाढ़, तो शहरीकरण के कारण जल ग्रहण क्षेत्र विकसित होते हैं, जिससे वर्षा जल के तेजी से प्रवाह के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। मृदा अपरदन, वन क्षेत्रों की कमी और निर्माण कार्यों के कारण मृदा अपरदन की समस्या बढ़ जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन करें। तो भारत की ग्रामीण बस्तियों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। पहला है गुच्छित, सहत अथवा केंद्रित बस्तियां। इस तरह की बस्तियों में ग्रामीण घरों के सहत खंड पाए जाते हैं। घरों की 2 कतारों को सक्रिय, तंग तथा टेढ़ी मेढ़ी गलियां पृथक करती है। सामान्यतः इन बस्तियों का एक अभिन्यास होता है जो रेखीय, आयताकार, एल आकृति अथवा कभी कभी आकृति विहीन होता है। दूसरा है अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां, तो किसी सीमित क्षेत्र में समूहन प्रवृत्ति या समेकित प्रादेशिक आधार के परिणाम स्वरूप ही अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां बनती है। प्रायः किसी बड़े सहत गांव के पृथक्करण या विखंडन के परिणाम स्वरूप ही ऐसे प्रतिरूप उभरते हैं। इस उदाहरण में ग्रामीण समाज का एक या एक से अधिक वर्ग स्वेच्छा से, मजबूरी से मुख्य गुच्छित बस्ती से कुछ दूरी पर अलग बस्ती बनाकर रहने लगता है या लगते हैं। पूर्वे, तो जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक वेलगांव कभी कभी गुच्छित बस्तियों को विखंडित कर देता है। बस्तियों की ये गौण इकाइयां पन्ना, पाड़ा, पल्ली, नगला या ढानी कहलाती हैं। परिक्षिप्त या एकांकी बस्तियां, इस तरह की बस्ती में छोटे छोटे हैमलेट एक बड़े क्षेत्र पर दूर दूर बिखरे होते हैं। इसका कोई अभिन्यास नहीं होता है, क्योंकि इन बस्तियों में केवल कुछ ही घर होते हैं। सामान्यतः ये बस्तियां सुदूर वनों में एकांकी झोपड़ी या कुछ झोपड़ियों के समूह के रूप में पाई जाती है। ऐसी बस्तियां छोटी पहाड़ियों पर भी होती है।
जिनके आसपास के ढालों पर खेत अथवा चारागाह होते हैं। 45 नंबर है, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, वर्णन करें। मानवीय स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के निम्न प्रभाव पड़ते हैं। पहला, वायु प्रदूषण से फेफड़े के रोग जैसे खांसी और श्वास नली शोथ होते हैं। वायु प्रदूषण से बच्चे विशेष प्रकार से प्रभावित होते हैं। दूसरा, वायु प्रदूषण से हृदय भी प्रभावित होती है। तीसरा है, यह स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। इससे मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में आ जाता है। और चौथा है, यह परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। नगरीय क्षेत्रों में वाहन और उद्योगों से छोड़ा गया धुआं प्रदूषण को बढ़ाते हैं। इनसे आंखें जलने लगती है। 46 नंबर है, पनामा नहर ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दिया, स्पष्ट करें। तो यह नहर सन 1904 से 1914 के मध्य संयुक्त राज्य द्वारा बनाई गई। इस तरह 7.5 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। इसे पनामा के स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाया गया है। यह प्रशांत तट पर पनामा को अटलांटिक महासागर के तट पर कोलोन बंदरगाह से जोड़ती है। यह नहर 82 किलोमीटर लंबी, 12 मीटर गहरी और लगभग 90 मीटर चौड़ी है। इसकी तली में चौड़ाई 150 मीटर से 300 मीटर मतलब 1000 फीट के मध्य है। इसको पार करने में 24 घंटे लगते हैं। प्रतिदिन लगभग 50 जहाज इस नहर में होकर निकलते हैं। इस नहर के बनाने में गैलार्ड पहाड़ी को काटा गया था। इस कारण इसका तल सर्वत्र समान नहीं है और झालों का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें 3 झाल है, गाटुम, पेंड्रोमिकेट और मीरा फ्लोर्स। पनामा नहर का महत्व। इस नहर के बन जाने से सबसे अधिक लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ है। इसके पश्चिमी और पूर्वी तटों के बीच दूरी बहुत कम रह गई है। इसके द्वारा सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने में 12,650 किलोमीटर, लिवरपूल जाने में 9,100 किलोमीटर, न्यू ऑर्लियंस जाने में 14,250 किलोमीटर, याकोहामा से न्यूयॉर्क जाने के लिए 6,050 किलोमीटर, न्यूयॉर्क जाने में 9,170 मीटर, वालपराइजो से न्यूयॉर्क जाने में 6,020 किलोमीटर तथा न्यूयॉर्क जाने के लिए 7,620 किलोमीटर की बचत होती है। नहर द्वारा होने वाला व्यापार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं पूर्वी एशियाई देशों से इस नहर द्वारा रबड़, गरम मसाले, अनेक अलौह धातु, चीनी, दूध उत्पाद, ऊन, गेहूं, चावल, चाय, तंबाकू आदि उत्तरी व लैटिन अमेरिका के पूर्वी भागों को एवं अनेक प्रकार का सामान वैंकूवर एवं सैन फ्रांसिस्को से संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के पूर्वी भाग और पश्चिमी यूरोप भेजे जाते हैं। अन्य वस्तुएं जो कि लैटिन अमेरिका के पश्चिमी भागों से यूरोप भेजी जाती है वे हैं मैक्सिको व बोलिविया से चांदी, पेरू से सोरा, इक्वेडोर से सिनकोना, कोलंबिया से टिम्बर मतलब लकड़ी, खनिज तेल आदि। 47 है, गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो आवश्यक भौगोलिक दशाएं। गन्ना उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती है। पहला है जलवायु। तो गन्ना उष्णोग्र जलवायु की उपज है। गन्ने की कृषि के लिए निम्नलिखित जलवायु उपयुक्त रहती है। तापमान। तो उष्णकटिबंधीय पौधा होने के कारण गन्ने की फसल के लिए उच्च तापमान अर्थात प्रायः 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। गन्ने की फसल लगभग 1 वर्ष में तैयार होती है। कोहरा तथा पाला इसकी फसल को हानि पहुंचाते हैं। वर्षा। तो गन्ने की फसल के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है अतः गन्ना 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में उगाया जाता है। इसके लिए वर्षा वर्ष भर लगातार मंद गति से होती रहे तो अच्छा है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा गन्ना उगाया जाता है। इसी कारण नहरों तथा नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बन गए हैं। मिट्टी। तो गन्ने की कृषि के लिए उपजाऊ दोमट तथा नमी युक्त एवं चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। दक्षिणी भारत के लावा युक्त मिट्टी में गन्ना अच्छा पैदा होता है। चूना एवं फास्फोरस
संयुक्त मिट्टी गन्ने की कृषि के लिए विशेष उपयोगी होती है। गन्ना मिट्टी से पोषक तत्व को अधिक शोषण करता है, तो इसके लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते रहना चाहिए। मानवीय श्रम, तो गन्ने के खेत तैयार करने, बोने, निराई गुड़ाई करने तथा उन्हें काटकर मिलों तक पहुंचाने के लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसी कारण गन्ना सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र, तो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में गन्ना उगाया जाता है, परंतु उत्तरी भारत गन्ना उगाने का मुख्य क्षेत्र है। देश का 3/4 से भी अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में उगाया जाता है। अन्य गन्ना उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार एवं झारखंड मुख्य है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा तथा राजस्थान राज्यों के क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश देश का 50%, पंजाब तथा हरियाणा 15% तथा बिहार व झारखंड 12% गन्ने का उत्पादन करते हैं। पिछले 2 दशकों से दक्षिणी राज्यों के गन्ना उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उत्पादन, तो गन्ना भारत की प्रमुख औद्योगिक फसल है। यहाँ गन्ने का क्षेत्रफल तथा उत्पादन विश्व में सर्वाधिक रहा है, परंतु पिछले कुछ वर्षों से विश्व के गन्ना उत्पादन में ब्राजील ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। विश्व के कुल गन्ने का 20% क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है। यहाँ विश्व का 22.4% गन्ना उत्पन्न किया जाता है। भारतीय कृषकों के लिए गन्ना एक नकदी फसल है। वर्ष 2000 से 2001 में भारत में 4.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर गन्ने की खेती की गई थी तथा 299.2 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन हुआ। वर्ष 2009 से 10 में भी भारत में 4.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर गन्ने की खेती की गई तथा 19.0 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन हुआ। भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज 71 टन तक आ गई है। अब यहाँ दिया गया है कि दिए गए विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को दिखाइए। तो इसमें वियतनाम है, चीन है, केप्टॉन है, स्विट्जरलैंड है, पाकिस्तान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राफ है। इस मॉडल सेट में जितने भी 5 मॉडल सेट है, पांचों में जो भी ग्राफ आया सब एक ही ग्राफ में मैंने दर्शा दिया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले पूछा गया वियतनाम, तो वियतनाम कहाँ पर है? तो वियतनाम आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो देख रहे बिंदु लगा हुआ यही है आपका वियतनाम। उसके बाद है केप्टॉन, ये जो बिंदु है यहाँ पर ये है आपका केप्टॉन। ये है आपका स्विट्जरलैंड, ये जो बिंदु देख रहे हैं ये स्विट्जरलैंड है। चीन आपका इधर हो जाएगा, इधर जो है यहाँ चीन है। चीन के बाद है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, ये बड़ा वाला जो भाग देख रहे हैं ये वाला एरिया जो है ये है आपका पाकिस्तान। तो ये है आपका ग्राफ पेपर। तो मॉडल सेट 4 कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा फाइनल परीक्षा के लिए। तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।